Hello friends, a very good morning to all of you. My name is Sumita Mishra and welcome to the official channel of iAduvera. सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज की करंट अफेयर क्लास के साथ। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि आईआईटी रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी कि ईईडब्ल्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना था। तो आज हम लोग इसकी भी बात करेंगे और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपको ऑन टाइम मिलती रहे। ऐसे बहुत से करंट न्यूज़ हैं जिनकी वीडियो आपको यहाँ हिंदी में मिल जाएगी और करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको यहाँ हिंदी में मिलेगी। और ये चैनल यूपीएससी का है तो यूपीएससी की क्लासेस भी आपको रेपुटेटेड टीचर्स के द्वारा हिंदी में ही मिलेगी और जिन लोगों को हिंदी की क्लासेस की पीडीएफ चाहिए उनको भी iAduvera के ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वहाँ से मिल सकती है। तो आप लोग जा करके वहाँ से हमारे ऐप यानी कि iAduvera को ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे जा करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यानी कि आज की करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको हम यहाँ पे पहले देख लेंगे कि उसका सही आंसर क्या था और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका जो विश्लेषण है वो क्या है। तो आईआईटी रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी कि ईडब्ल्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। तो उसका सही उत्तर है जिस राज्य ने ये लॉन्च किया है वो है उत्तराखंड। आईआईटी रुड़की डेवलप्ड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। यहाँ पे इसका नाम देख लीजिए एक बार ध्यान से। आईआईटी रुड़की डेवलप्ड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। ये नाम इंग्लिश में है, ठीक है। अर्थक्वेक ऐप अलर्ट ऐप यानी कि ईएए। यहाँ पे देख लीजिए ईएए ऐप का शुभारंभ किया है किसने? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। करंट अफेयर से सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं आते जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जो डिस्क्रिप्शन हमको मिल रहा है, जो उसका क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, जो विश्लेषण हम लोग बताते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपको उसी तरह से बताएंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इससे आप लोग कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो विश्लेषण है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन। एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन, यहाँ पॉइंट आउट कर देते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रुड़की, जो रुड़की में है उसने मिलकर इस ऐप को बनाया है। किस किस लोगों ने मिलकर बनाया है? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के पहले आने की चेतावनी मिल जाती है। ये ऐप काम क्या करता है? इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाती है। उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला देश है, इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। तो उत्तराखंड जो है वो ऐसा ऐप बनाने वाला भारत जो है या इस समय का पहला देश है, ठीक है। किसने पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान को वापस लेने के लिए कराधान कानून संशोधन विधेयक पास किया है? ये आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किसने पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान को वापस लेने के लिए कराधान कानून संशोधन विधेयक पास किया है? लोकसभा ने, राज्यसभा ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने? चार ऑप्शंस दिए हैं। सही ऑप्शंस क्या है इसका? लोकसभा ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए वर्ष 2012 के पूर्वव्यापी कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेने का प्रयास किया गया है। कराधान कानून संशोधन विधेयक जो है वो क्या करता है? वो पूर्वव्यापी कानून के तहत की गई कर की मांगों को वापस लेने का प्रयास किया है। यहाँ पे पॉइंट आउट करिए कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जो कराधान कानून संशोधन विधेयक है 2021 वो 2012 के पूर्वव्यापी कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेने के लिए ये विधेयक पास कराया गया है, ठीक है। भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर जो लगा है उसको वापस लेने के लिए लोकसभा ने 6 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 अर्थात टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया है।
किसने पास किया है? लोकसभा ने पास किया है। कब पास किया है? 6 अगस्त 2021 को पास किया है। कौन सा कानून? कराधान कानून संशोधन विधेयक, जिसे इंग्लिश में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने और पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को वापस लेने के लिए यह विधेयक बिल पेश किया था। किसने पेश किया था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसको? आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने और पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड, इसे इंग्लिश में कहते हैं पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन इसे कहते हैं, इसे वापस लेने के लिए यह विधेयक बिल पेश किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसी की एक डिटेल वीडियो कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है, उस खेल के नियम क्या क्या हैं, उस खेल में कौन कौन से नियम लगते हैं, कैसे उसमें किस किस तरह से नीरज चोपड़ा ने कौन कौन से पॉइंट अर्जित किए हैं, किसको हराया है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आई एडोवेरा के चैनल पे कल ही जा चुकी है और आप उसे यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? 98.56, 87.58, 48.32 या 88.54? तो जो सही आंसर है वो है 87.58। टोक्यो ओलंपिक में आज 23 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। किस खेल में? टोक्यो ओलंपिक में। ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि विश्लेषण में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया है आप उसे एक नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आई एडोवेरा के ऐप से, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग पॉइंट आउट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। टोक्यो ओलंपिक में आज 23 वर्षीय, आज यानी कि कल के डेट में 23 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके साथ ही वह स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट, भारत के कौन से पहले एथलीट और अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वह स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट और अभिनव बिंद्रा को अगर लिया जाए तो भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 7 तक पहुंचा दी, जो 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में जीते अभी तक के सबसे ज्यादा 6 पदकों से ज्यादा हैं। मतलब कि ये कि 2012 में 2012 में लंदन ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें खेले गए जितने भी खेल थे उसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, लेकिन इस बार के टोक्यो ओलंपिक में नीरज जी के पदक को लेकर के कुल 7 पदक अभी तक भारत ने जीत लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस माननीय मंत्री ने नया डाक टिकट जारी किया है और वह किस व्यक्ति पर है? किस व्यक्ति पे किस मंत्री ने नया डाक टिकट जारी किया है? क्वेश्चन ये पूछा है। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी पर, वित्त मंत्री ने वल्लभ भाई पटेल पर, राष्ट्रपति ने चंद्रशेखर आजाद पर या उपराष्ट्रपति ने चमन लाल पर? तो जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति ने चमन लाल पर। यहाँ पे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति श्री वेंकटया नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में माननीय चमन लाल पर स्मृति डाक टिकट जारी किया है। उपराष्ट्रपति का नाम, छोटी छोटी चीजें यहाँ से नोट डाउन करते जाइए। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू उनका नाम है। उन्होंने कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल जो कि 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली में स्थित है, वहां पे एक सार्वजनिक समारोह में माननीय चमन लाल पर स्मृति डाक टिकट, कौन सा डाक टिकट? स्मृति डाक टिकट जारी किया है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि माननीय चमन लाल जी सच्चे अर्थों में एक भारतीय संत थे जिन्होंने हिस्सेदारी और देखभाल के दर्शन पर विश्वास किया और उनका अभ्यास किया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को सबसे पहले रखा और स्वयं को अंत में। उन्होंने कहा कि संघ का वैश्विक नेटवर्क बनाने की परियोजना को शुरू करने और उसे पूरा करने की उनकी अहम भूमिका थी।
चमनलाल जी ने क्या कहा था? संघ का वैश्विक नेटवर्क बनाने की परियोजना को शुरू किया था और उसे पूरा करने में उनकी अहम भूमिका थी और विदेश जाने वाले भारतीयों को सुविधा के लिए वे जिम्मेदार थे। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डाक टिकट हमारे इतिहास के बारे में विशेष रूप से अगली पीढ़ी के नागरिकों के लिए प्रामाणिक जानकारी का एक उत्कृष्ट स्रोत है। स्मृति डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर, एफडीसी और सूचना पुस्तिका देश के हर कोने में स्थित फिलाटेलिक ब्यूरो के बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और साथ ही ये जो वेबसाइट दी हुई है इसके माध्यम से, ये वेबसाइट आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, www डॉट, एक सेकेंड यहाँ पॉइंट आउट कर देते हैं इसको भी, कि www.epostoffice.government.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आदेश भी दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने डाक टिकट जो है वो जारी किया है किसके ऊपर? माननीय चमनलाल जी के ऊपर। स्मृति डाक टिकट फर्स्ट डे कवर एफडीसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और सूचना पुस्तिका देश के हर कोने में स्थित फिलाटेलिक ब्यूरो में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। किसके लिए? फिलाटेलिक ब्यूरो में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आदेश भी दिया जा सकता है। डाक टिकट पर प्रस्ताव इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज के महासचिव श्री अमरजीव लोचन ने किया और इसकी डिजाइनिंग श्री संता सामंत ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाक टिकट का प्रस्ताव इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर स्टडीज के महासचिव श्री अमरजीव लोचन ने किया है और इसकी डिजाइनिंग किसने की है? श्री संखा सामंत ने की है। समारोह में एक स्मृति डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर यानी कि एफडीसी और एक सूचना पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। किसका किसका विमोचन किया गया है? एक स्मृति डाक टिकट का, फर्स्ट डे कवर यानी कि एफडीसी का, और एक सूचना पुस्तिका का विमोचन किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने या मुख्यमंत्री ने? पीएम दक्ष पोर्टल क्या है और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप क्या है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो आई एडोवेरा के चैनल में हिंदी में उपलब्ध है, जो कि कल ही डाली जा चुकी है। आपको इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं। इसका सही आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई अभिशासन प्रभाग के सहयोग से विकसित पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का आज शुभारंभ किया है। किसने लॉन्च किया है, इसे पॉइंट आउट करते चलते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। क्या लॉन्च किया है? ई अभिशासन प्रभाग के सहयोग से विकसित पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना। इसके माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अब कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक आसानी से लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री, ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, पीएम दक्ष का फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, के तहत पात्र लक्षित समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि ईडीपी के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही में 61.34 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। इस परिष्कृत तांबे के खनन, सज्जीकरण यानी कि बेनिफिकेशन, प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग, शोधन यानी कि रिफाइनिंग और ढलाई यानी कि कॉस्टिंग की सुविधाओं से लैस देश की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। इसमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही और सेकंड ऑप्शन गलत है, या सेकंड ऑप्शन सही और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, या दोनों ही गलत हैं। सही ऑप्शन आपको चुनना है, तो इसका सही ऑप्शन बता देते हैं कि दोनों ही सही हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCL के बोर्ड ने आज कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में आयोजित होने
वाली अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 की पहली तिमाही के बीच वित्तीय परिणामों का अनुमोदन कर दिया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की पहली तिमाही में अर्जित किए गए 24.79 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 147% की वृद्धि दर्ज करते हुए 61.34 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। यहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट आउट करने लायक है कि कंपनी ने पिछले वर्ष कितनी पहली तिमाही में कितना अर्जित किया था, 24.79 करोड़ रुपए, और पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कितना, 147% की वृद्धि दर्ज करते हुए, यानी कि वो इंक्रीज हुआ है कितना, 61.34 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। इसे परिष्कृत तांबे के खनन, सज्जीकरण, प्रगलन, शोधन और ढलाई की सुविधाओं से लैस देश की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या है, वो इन सभी सुविधाओं से लैस एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न पर विचार इसमें भी करना है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन गंभीर लक्षणों से बचाने में 85% तक कारगर है और ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है। या तो एक सही होगा या दो गलत होगा, या दो सही होगा और पहला गलत होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो यहाँ सही उत्तर जो है वो है दोनों ही सही हैं। भारत को पहली सिंगल डोज वैक्सीन मिल गई है शनिवार को। अच्छा, यहाँ पॉइंट आउट करते चलते हैं कि ये जो वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाई हुई, ये वो क्या है, सिंगल डोज वैक्सीन है। शनिवार को अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है। किसने दिया है, अमेरिका ने दिया है। किस फार्मा कंपनी को, जॉनसन एंड जॉनसन को। कौन सी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को, ठीक है। और क्या दिया है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। ये वैक्सीन अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस वैक्सीन को जेनसन नाम दिया है। क्या नाम दिया है जॉनसन एंड जॉनसन ने इस वैक्सीन को, जेनसन। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। क्या है ये, वायरल वेक्टर वैक्सीन है, यानी कोविशील्ड जैसी ही है। इसमें सेल तक एंटीजन को पहुंचाने के लिए एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने अमेरिका, जापान, यूरोप, WHO द्वारा अप्रूव्ड और प्रतिष्ठित वैक्सीन निर्माता कंपनियों द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन को भारत में क्लिनिकली ट्रायल से छूट दी हुई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने अप्रूवल दिया, किस कंपनी को दिया, किसने लॉन्च किया, ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के। निम्न पर इसमें भी विचार करना है। बिटकॉइन की कीमत अप्रैल में 47 लाख रुपीज से घटाकर मई में 22 लाख रुपीज रह गई है। आज यह 67 लाख रुपये के आसपास है। या तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, या तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर बता दिया जाए कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही क्या है ये जान लेते हैं। एक साल पहले वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप, क्या है वेबसाइट, पॉइंट आउट करते हैं। कॉइन मार्केट कैप, एक सेकेंड, कॉइन मार्केट कैप पर 6000 करेंसी लिस्टेड थी, ठीक है। आज कितनी बची है, 11,145 करेंसी सिर्फ लिस्टेड है। ये बिटकॉइंस की बात की जा रही है यहाँ पर। उसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.44 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आज 11.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। डिजिटल करेंसी की 63% ट्रेडिंग संस्थाएं और कंपनियां कर रही हैं। इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी के बाजारों में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 2.44 यानी कि 2.44 करोड़ रुपए। ये बढ़कर कितना हुआ है, 11.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। डिजिटल करेंसी की 63% ट्रेडिंग जो संस्थाएं हैं और कंपनियां हैं वो कर रही हैं। इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी के बाजारों में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। बिटकॉइन की कीमत अप्रैल में 47 लाख रुपए से घटकर मई में 22 लाख रुपए रह गई है। आज यह 29 लाख रुपए के आसपास है, यानी कि आज ये 29 लाख रुपए के आसपास है। 29 जुलाई को ये बिटकॉइन का बाजार कीमत जो था वो 21 लाख रुपए पे आ गया था।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देश की राजधानी नई दिल्ली में 6 अगस्त को कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो शुरू हो चुका है? 10वां, 11वां, 32वां या 31वां? तो जो सही आंसर है वो है 11वां। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी कि 6 अगस्त से 11वां इलेक्ट्रिक व्हील एक्सपो शुरू हो चुका है। कहाँ पे शुरू हुआ है? देश की राजधानी नई दिल्ली में। पॉइंट आउट करते हैं, देश की राजधानी नई दिल्ली में कब शुरू हुआ है? 6 अगस्त से। कौन सा? 11वां इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो शुरू हो चुका है। ये इवेंट आज 8 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा? ये 8 अगस्त यानी कि आज तक ये चलेगा। फरवरी 2020 के बाद से देश में होने वाला ये पहला एक्सपो भी है। इस इवेंट के दौरान देश की कई कंपनियां अपने ई व्हीकल, बैटरी और उनसे जुड़ी एक्सेसरीज को पेश करेंगी। अल्टियस ऑटो सोल्यूशन इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज करती है। कौन ऑर्गेनाइज करती है? अल्टियस ऑटो सोल्यूशन इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज करती है। इवेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ICAT, MSME, NSIC का सपोर्ट मिलता है। इवेंट के लिए किसका किसका सपोर्ट मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ICAT, MSME, NSIC का सपोर्ट मिलता है। 2015 से लगातार मल्टियस इस इवेंट का आयोजन कर रही है। आखिरी आयोजन 2019 में हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी कि JCTS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी कि JCTS भारत को देने का फैसला किया है? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या जापान ने? सही आंसर है अमेरिका ने। अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून, पॉइंट आउट करते हुए चलते हैं, किसने? अमेरिका ने क्या दिया है? प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है। इस टेस्ट सेट के आने के बाद से भारतीय नौसेना व अन्य स्थानों पर तैनात हार्पून मिसाइलों के रख रखाव, टेस्टिंग, स्पेयर्स और मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा। इसको जो ये टेस्ट सेट भारत को दे रहा है अमेरिका, इससे क्या हो जाएगा? इससे अन्य स्थानों पर तैनात हार्पून मिसाइलों के रख रखाव, टेस्टिंग, स्पेयर्स और मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा। भारत में ही इस खतरनाक हार्पून मिसाइलों के रख रखाव की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी। अमेरिका ने $82 मिलियन, लगभग 6 अरब 9 करोड़ 22 लाख 87,500 रुपए की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने ये डील कितने में की है? $82 मिलियन, जो कि भारतीय कीमत के हिसाब से 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपये है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई सारे दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। निम्न पर विचार करना है कि अनिवार्य रक्षा सेवा आयोग 2021 विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि हथियारों एवं गोला बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ऑप्शन 2 कहता है कि फर्स्ट गलत है स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि दोनों सही हैं और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि दोनों ही गलत हैं। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन जो है वो है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। विश्लेषण देख लेते हैं। यह विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, विधेयक का क्या है नाम? अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश। पॉइंट आउट करते चलेंगे। अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह लेगा जो विधेयक पारित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा है कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। लोकसभा ने 3 अगस्त 2021 को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। किसने दी है? लोकसभा ने। कब दी है? 3 अगस्त 2021 को। किस विधेयक को? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को। इस विधेयक में राष्ट्र की सुरक्षा एवं जनजीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाए रखने का उपबंध किया गया है। यह विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। नया विधेयक का क्या नाम है? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021। पुराना विधेयक क्या था? अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021। ये
अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह ले रहा है कौन? अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक। इसका उद्देश्य यह है कि हथियारों एवं गोला बारूद की आपूर्ति में बाधा न आए। उद्देश्य इसका क्या है कि हथियारों एवं गोला बारूद की आपूर्ति में बाधा न आए। आज ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अब हम कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, जैसा कि रोज आपको क्वेश्चन देते हैं, एक अभ्यास प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होता है। तो वो क्वेश्चन है, मीराबाई ने महिलाओं के कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है? 49 किलोग्राम, 31 किलोग्राम, 67 किलोग्राम या 89 किलोग्राम? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगर ये करंट अफेयर्स की सेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को हिंदी में कंटेंट की ज़रूरत है आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें। जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी लगी हैं उसे एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि दिन भर में आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।